हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक और आज का वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का होने वाला है, जिसके अंदर हम पूरा एक वीडियो के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को बोर्ड्स के लिए और सीयूईटी के लिए एकदम लेटेस्ट 23-24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं। और ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से कंसिडर होता है बोर्ड्स के लिए। उसका रीजन अब मैं बताने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है स्ट्रिक्टली एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बोर्ड्स के अंदर जो ये चैप्टर है ये 10 से 15 मार्क्स तक वेरी कर सकता है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और 10 से 15 मार्क्स तक वेरी करने में भी इसकी कुछ खास बात है। अगर बात की जाए तो यहाँ से जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वो तीन केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड्स के अंदर। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि 2 केस स्टडीज यहीं से आएंगे। 95% चांसेस है कि दोनों केस स्टडी यहीं से पूछेगा। लास्ट टाइम तो यहीं से पूछे थे, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से और एक मैक्सिमा मिनिमा से। और उसके साथ साथ अगर कोई 2 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। केस स्टडी एक 4 नंबर का होता है ना। और सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 से 5 तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आज की क्लास में हम देखेंगे भी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसको एकदम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं, अच्छा अगर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। एक तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का और एक अप्रोक्सीमेशन का। वो टॉपिक हमारे अब नहीं है तो हम उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हमारा वीडियो है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। ये पहले रिमूव्ड था, ये स्पेशली इंक्लूड किया है। तो ये स्पेशली पिछली बार ही इंक्लूड किया था, तो पिछली बार यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आया था। तो अब की बार भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन तो यहीं से डेफिनेटली आ जाएगा, जो काफी आसान है। ये रिमूव होके वापस आया है ये टॉपिक। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। इससे पहले वैसे टेंजेंट नॉर्मल आ जाता है, पर अब वो नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन, बस यही हमारे टॉपिक हैं। कुल मिला के 4 हमारे टॉपिक बैठते हैं। और ये अब चैप्टर काफ़ी इजी हो गया है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। पहले सबसे चैलेंजिंग चैप्टर हो जाता था। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब उसको केस स्टडी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा ईजी पड़ जाता है। और फिर हम देखेंगे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो मैंने आज मोस्टली क्वेश्चंस लिए हैं, ये लास्ट ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस है 2023 के अंदर बोर्ड में, वही लिए हैं, या फिर 2024 का जो सैंपल पेपर है उसमें से लिया है। क्योंकि ये चैप्टर एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस ही उठाए हैं करने के लिए, ठीक है। और सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे हम 2022 में कैसे किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले ये देखो क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं क्या है कि डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो हमारा डेरिवेटिव हमें मोटा मोटा 3 जगह अप्लाई करना है। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज पे अप्लाई करना है, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे अप्लाई करना है, और एक मैक्सिमा मिनिमा पे करना है। हमें डेरिवेटिव्स को 3 जगह अप्लाई करना है। पर उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों चीजें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा। पहले समझेंगे कि ये तीनों चीजें क्या हैं, और फिर देखेंगे कि इनमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है, डेरिवेटिव कर क्या रहा है यहाँ पे हमारी हेल्प। तो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज सीधी सी बात है, जो तुम्हें आसपास क्वांटिटीज दिख रही है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज में कवर हो गई। किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई, किसी की मोटाई, किसी की स्पीड, किसी का डिस्टेंस, किसी का एक्सेलरेशन, है ना, किसी की रेडियस, किसी का वॉल्यूम, किसी का सरफेस एरिया, ये सारी की सारी क्या हो गई, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ भी आ गया, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब वो वाली डायमेंशन, जैसे कि कोई रेडियस हो गई, है ना, कोई लेंथ हो गई, ये सब, ठीक है। स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। यहां पे हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज का एक खास बात होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होती हैं, और वो चेंज 2 तरीके से होती है। एक तो चेंज होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक वो खुद के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाती है। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ नहीं है करने को, बस 2 बातें बताने की हैं। मान लो मैं एक सर्कल ले रहा हूं। एक सर्कल को मैं ये कह रहा हूं
कि हमारा जो सर्कल है वो बड़ा होता जा रहा है। और बड़ा कैसे होता जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक, मान लो हमारा सर्कल ये है, मान लो t इज इक्वल टू 5 पे, 5 सेकंड के टाइम पे इस सर्कल की रेडियस मान लो 5 ही सेंटीमीटर है, ताकि याद करने में आसान हो जाए। 5 सेकंड के ऊपर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और मैं कह रहा हूं हर सेकंड के हिसाब से इसकी रेडियस 1 यूनिट बढ़ती जा रही है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, 6 सेकंड होगी तो इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेकंड होगी तो इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 रेडियस होगी तो इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 9 रेडियस होगी तो इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूं, जैसे जैसे इस सर्कल की रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे इस सर्कल का साइज बढ़ रहा है। रेडियस बड़ी होगी तो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, और अगर रेडियसों को मैं कम करूंगा तो सर्कल छोटा हो जाएगा। और सर्कल के छोटे और बड़े होने से सर्कल की सारी क्वांटिटीज चेंज हो गई। एरिया, जैसे सर्कल बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, सरकमफेरेंस भी बढ़ेगी। सर्कल छोटा होगा तो एरिया भी कम होगा और सरकमफेरेंस भी कम होगी। तो यही असर हम देखना चाह रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि हमारी जो रेडियस है वो टाइम के हिसाब से कितना चेंज कर रही है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है पर सेकंड। ये मुझे दिया हुआ है, ये बात मैं मोटी मोटी समझना चाह रहा हूं कि मेरी रेडियस जो है वो टाइम के हिसाब से कितना चेंज कर रही है, 1 सेंटीमीटर चेंज कर रही है। अब देखो, चेंज करने में ये नहीं पता लगता कि बढ़ रही है कि घट रही है। चेंज होना, अगर हमारी रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज हो रही है तो वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक हेल्प करी है, मतलब लैंग्वेज में तो बता देंगे कि रेडियस इंक्रीज कर रही है, रेडियस डिक्रीज कर रही है, पर नोटेशन में भी ये चीज समझानी है। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी जब डिस्कस की थी तो हमने यही डिस्कस किया था कि फाइनल माइनस इनिशियल का जो डिफरेंस होता है वो ऊपर आता है। डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस ऊपर आता है। अब अगर बढ़ेगा तो बाद वाली क्वांटिटी बड़ी होगी और पहले वाली क्वांटिटी छोटी होगी। बढ़ेगी कोई चीज तो बाद में बड़ी होगी ना, तो इसलिए ये वाला रेट तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। अगर सोचो रेडियस 1 सेंटीमीटर घटती तो 5 सेंटीमीटर पे तो 5 सेकंड पे तो 5 सेंटीमीटर थी, 6 सेकंड पे वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 सेकंड पे वो क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेडियस में चेंज कितना आया, 4 माइनस 5, पहले आ रहा था 6 माइनस 5। अब जो रेट है तुम्हारा वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर मेरी रेडियस इंक्रीज कर रही है, ये बोला है उसने या नहीं भी बोला है, और तुम्हें प्लस दे दिया तो तुम्हें समझ जाना है कि रेडियस इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज के केस में रेट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर डिक्रीज बोल दिया उसने तो ये अंडरस्टूड है, ये बात समझ जाना कि डिक्रीज के केस में जो रेडियस होगी वो -1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। ये अंडरस्टूड बात है। अगर ये साइन कन्वेंशन नहीं लोगे ना तो सवाल यही गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बात तो ये ठीक है। अब वो क्वेश्चन ये करेगा तुमसे कि भाई अगर रेडियस पे ये असर पड़ रहा है, रेडियस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है या कम हो रही है, तो एरिया बता दो, सरकमफेरेंस बता दो, सरकमफेरेंस और एरिया पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछ लेगा बस। तो तुम्हें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें बताना है कि एरिया पर सेकंड कितना चेंज करेगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, डी ए अपॉन डी टी निकाल लेंगे। ये देख लेंगे टाइम के हिसाब से ये कैसे चेंज कर रहा है। तो इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r dr अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। और dr अपॉन डी टी उसने मुझे बताया है प्लस का 1 या माइनस, अगर बढ़ेगी तो +1 लूंगा, घटेगी तो -1 ले लूंगा। अगर इंक्रीज की बात कर रहे हो तो मैं यहाँ पे +1 रख दूंगा, तो ये 2 पाई r इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 पाई r। अब मान लो वो रेडियस तुम्हें बताएगा कि भाई 5 सेंटीमीटर रेडियस के ऊपर बताओ एरिया किस हिसाब से चेंज कर रहा है। वो क्वेश्चन में देगा तुम्हें एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेगा, बताओ एरिया कैसे चेंज कर रहा है। तो r को उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। अगर ये होता तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता, फिर रेट इसका भी नेगेटिव आ जाता, हम कह देते एरिया भी घट रहा है। अब हम क्या कहेंगे, एट r इज इक्वल टू 5 के ऊपर dr अपॉन dt क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 10 पाई। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के हिसाब से तो पर सेकेंड।
बस इतना काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही है बस। अब देखो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, उससे तुम्हें सीधा समझ में आएगा। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आजकल थोड़ा सा जो देखो यहाँ पे एरिया का और रेडियस का रिलेशन तुम्हें पता है, अगर वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम तुम्हें पता है। आजकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे जो दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं उनके बीच में रिलेशन हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर है 5 मीटर लंबी, वो एक दीवार के साथ खड़ी कर रखी है हमने। तो मान लो ये दीवार है तुम्हारी, ये एक तुम्हारी ग्राउंड है, और इसके ऊपर मान लो मैंने एक ये लैडर रख रखी है, ठीक है, ये लैडर रखी है, और इस लैडर की लेंथ दे दी तुम्हें 5 मीटर, ये दे दी, ये लैडर है ए बी, ये दिया हुआ है तुम्हें। अब देखो वो क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जो लैडर का बॉटम है, ये लैडर का बॉटम है बी पे, ये लैडर का बॉटम है बी पे, इसको खींच रहे हैं दीवार इसके साथ, ग्राउंड के साथ, अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर खींच रहे हैं। ये अगर अंदर खींचते तो इसका मतलब भी देखेंगे। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना खींच रहे हो, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्या कह रहा है, देखो अब अगर मान लो ये पोजीशन सी है, तो अगर लैडर को तुम पीछे खींचोगे, लैडर को अगर तुम उधर खींचोगे तो लैडर यहां से नीचे आएगी, तो ये जो एसी हाइट है ये घटेगी कि बढ़ेगी, खुद सोचो। अगर इसको पीछे खींचोगे तो एसी ए पॉइंट नीचे आता जाएगा, तो वो घटेगी धीरे धीरे। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर इसको बाहर की तरफ खींचोगे तो ये पॉइंट किस रेट से नीचे आएगा। जैसे ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचा, तो ये कितने सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, ये घटेगा ना, ये वाला घट जाएगा। तो पूछ रहा है किस रेट से घटेगी, यही पूछ रहा है तुमसे। अब देखो यहां पे अगर वो ये कहता कि दीवार के साथ खींचा है लैडर को, दीवार की तरफ खींच रहे हैं अगर लैडर को, तो सोचो ये पॉइंट अंदर आता और फिर ये लैडर ऊपर जाती, तो फिर हाइट बढ़ती, ठीक है, हाइट बढ़ती। पर एक बात और समझेंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या है। अब देखो मान लो मैंने लैडर की हाइट को बोल दिया सपोज वाई बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, और ये वाली जो लेंथ है इसको सी बी लेंथ को मैंने बोल दिया एक्स। अब देखो अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसको बाहर खींच रहे हो इधर, अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर खींच रहे हो तो बी पॉइंट चलता जाएगा, और बी पॉइंट चलता जाएगा तो ये एक्स लेंथ बड़ी होती जाएगी, एक्स लेंथ बड़ी होती जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हर सेकंड के हिसाब से ये एक्स का ही चेंज होना नहीं दे दिया तुम्हें, एक्स का ही चेंज होना दे रहा है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं तो क्या मुझे सिर्फ dx अपॉन dt ही नहीं दिया है कि भाई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, क्योंकि जिस रेट से ये आगे जाएगा उसी रेट से x बढ़ेगा। अब यही मैं समझाना चाह रहा था, अगर इसको अंदर की तरफ खींचते तो ये x छोटा होता, x घटता, और अगर ये अंदर की तरफ खींचते तो ये dx अपॉन dt फिर मैं माइनस लेता। ये अंडरस्टूड था, बोलता नहीं कि माइनस लेना है, वो ये बोल देता कि अंदर की तरफ खींच रहे हो तो dx अपॉन dt हम फिर माइनस ही लेते। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे क्या दे दिया, dx अपॉन dt दे दिया, मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dt निकालना है। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इनमें मेरे को फॉर्मूले डायरेक्ट पता होते हैं। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dt। ये हाइट को हमने y बोला है, तो ये किस हिसाब से घटेगी ये पूछ रहा है। अब x और y के बीच का जो रिलेशन है वो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। ये एक बेसिक सवाल है, इसमें शायद तुम्हें दिख भी गया होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा। तो एक रिलेशन मिल गया, तभी तो मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा, है ना। तो ये रिलेशन बनाना है तुम्हें। यहाँ पे तो आसानी से बन गया, अगला सवाल देखेंगे वहां पे थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। तो अब dx अपॉन dt दिया है, dy अपॉन dt निकालना है। और क्या बोल रहा है, जब 4 मीटर अवे है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये लिख देना अच्छा लगेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dt, और इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है।
यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो y dy बाई डी टी, 2 को मैंने खत्म कर दिया, जो जाएगा माइनस का x dx अपॉन डी टी, माइनस का x dx अपॉन डी टी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो dy बाई डी टी आएगा वो क्या आएगा, माइनस का x अपॉन वाई dx अपॉन डी टी। बस यहां तक आ जाओ, सारा सामान तुम्हें दिया हुआ है, बस उठा के रखना है। तो देखो dx अपॉन डी टी की वैल्यू उसने मुझे बोली है 2 है, तो dx अपॉन डी टी की वैल्यू 2 रख दी। x की वैल्यू उसने कितनी बताई है, जब लैडर कितनी दूर होनी चाहिए, 4 मीटर, कहां से, फ्रॉम द वॉल। ये लैडर जो है ये कितनी दूर होनी चाहिए, 4 मीटर, तो ये 4 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 4 रख दी। अब सोच रहे हो कि सर y नहीं दिया, तो y निकाल लो भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर ये वाली लेंथ 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 4 है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 रख देंगे, तो ये कितना हो गया, माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो आया ना, क्योंकि हाइट घट रही थी तो रेट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि आएगा नहीं, अपने आप आएगा। रेट नेगेटिव होगा तो जरूर, अगर चीज घट रही है तो रेट पक्का नेगेटिव आएगा। अगर घट रही है और तुमने पॉजिटिव निकाला है तो कुछ गड़बड़ है। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये हमें थोड़ा सा सही लगेगा। क्या कह रहा है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टोल। ये सीबीएसई 2023 के सैंपल पेपर में था, 2023 के सैंपल पेपर में था, उठा के देखना मिल जाएगा। कह रहे हैं मैन 160 सेंटीमीटर टोल, एक मैन है जो 160 सेंटीमीटर लंबा है, वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई। ये कह रहा है, पहले इस बात को समझते हैं। कह रहा है कि एक इंसान है और एक लाइट का पोल है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है, ये तुम्हारा ग्राउंड है मान लो। तो कह रहा है कि एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है भाई, ये लाइट लगी हुई है, कितनी हाइट पे लगी हुई है, 6 मीटर की हाइट पे लगी हुई है ग्राउंड से। एक मैन है, चल रहा है, वॉक्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा है, दूर, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 160 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये तो हवा में कर लोगे शायद। तो एक ये मैन बना लेते हैं थोड़ा छोटा, 1.6 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। ये तुम्हारा मैन हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, 1.6 मीटर है, ये इसकी हाइट है। और ये इधर की तरफ चलता जा रहा है, लाइट सोर्स से दूर चलता जा रहा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड, इसका जो रेट है वो कितना है, 1.1 मीटर पर सेकेंड है। ये इससे दूर जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीजिंग। देखो जब हम लाइट से दूर जाते हैं, तुमने देखा होगा रात को कभी रोड पे चल रहे हो तो तुम्हारी कई बार शैडो ना इतनी लंबी बन जाती है, बहुत लंबी। वो कब बनती है ये देखना, जब लाइट तुम्हारे बहुत दूर से आ रही होती है। कुछ सोचो, जब सन हमारे एकदम सर के ऊपर होता है तो हमारी शैडो एकदम टिंगी सी बनती है, एकदम पैरों में इतनी सी छोटी सी बनती है, क्योंकि वो हमारे ऊपर है। जैसे जैसे वो सन दूर जाएगा, सनसेट के टाइम पे, शाम के टाइम देखना तुम्हारी शैडो बहुत लंबी बनेगी, क्योंकि सन उस टाइम बहुत दूर हो जाता है हमसे। तो वो यही कह रहा है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमारी शैडो आगे की तरफ बनती जाएगी। शैडो ये आगे बनती जाएगी ना, ऐसे ऐसे, ये शैडो, ये वाली जो चीज दिख रही है ये वाली शैडो है। तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा ये शैडो बड़ी होती जाएगी। तो यही पूछ रहा है, अगर ये 1.1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो शैडो किस रेट से इंक्रीज करेगी, शैडो का रेट पूछ रहा है। तो ये हमें करना है। थोड़ा सा मैं नामकरण कर लेता हूँ, ए बी सी डी को ई बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो बी ई है, ये बी ई, ये शैडो है तुम्हारी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे पीछे मैंने देखा था कि लेडर जो है फोर्स 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही थी, तो ये x 2 मीटर पर सेकंड से बड़ा हो रहा था। यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये 1.1 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, तो क्या ये ए बी लेंथ 1.1 मीटर पर सेकंड से आगे नहीं जाएगी? यही तो दिया हुआ है एकदम पीछे की तरीके से। तो अगर मैं इस वाली चीज को x बोल दूं, तो मुझे दिया क्या हुआ है, ये x का चेंज होना, और x बड़ा हो रहा है कि कम हो रहा है? उधर जाएगा तो x बड़ा हो रहा है, इधर आता तो x छोटा होता। तो x बड़ा हो रहा है तो मुझे dx अपॉन dt दिया हुआ है कितना, 1.1 मीटर पर सेकंड प्लस, क्योंकि बड़ा हो रहा है, इधर आता तो मैं माइनस कर लेता। मुझे शैडो का रेट निकालना है, तो शैडो को मैंने y बोल दिया, यानी मुझे फिर से वही फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dt को फाइंड आउट करना।
अब टास्क सिर्फ इतना सा है कि एक रिलेशन बनाना है एक्स और वाई में और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या यूज करें, एक्स और वाई दोनों एक एक ट्रायंगल का हिस्सा है। किस किस ट्रायंगल का हिस्सा है, अगर मैं तुमसे बोलूं इन ट्रायंगल ए ई डी, एक तो ये जो बहुत बड़ी ट्रायंगल है ए ई डी, और एक फिर छोटी वाली ट्रायंगल है, या मैं इतना ही बोलूं कि ए ई डी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीईसी के, है ना। ये बड़ी वाली ट्रायंगल जो है छोटी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, एकदम साफ कर सकते हैं। सिमिलैरिटी का अगर मैं यूज करूं तो रेशियो निकाल सकता हूं मैं कह सकता हूं कि जो एडी का और जो बीसी का रेशियो है, ये वाली साइड का और ये वाली साइड का जो रेशियो है, क्योंकि ये मुझे गिवन है दोनों, ये किसके बराबर होगा, ये बेस वाला देखो ए बी ए ई, बड़े वाला ए ई, ये देखो ये बड़े वाला ए ई और नीचे बी ई, इसके बराबर होगा। अब जो ये ए डी है, ए डी कितना है 6, बी सी कितना है 1.6, ए ई कितना बन जाएगा, ए ई पूरा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा y। ये बन गया रिलेशन। बस यहाँ से इसको थोड़ा तरीके से लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो 6y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। x और y को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 4.4y, 4.4y इज इक्वल टू 1.6x। ठीक है, तो इनका डेसिमल भी हटा लो, तो ये 44y इज इक्वल टू 16x हो गया। 4 से कट भी रहा है, ये 11 पे और ये 4 पे, है ना। तो सीधा ही यहाँ से y की वैल्यू ही निकाल दो भाई, y आ रहा है 4/11x, ये y निकल गया तुम्हारा। अब यहाँ से मेरे को सिंपली dy/dt निकालना है, तो dy/dt तुम्हारा कितना बन जाएगा 4/11 dx/dt। अब dx/dt तुम्हें दिया हुआ उसने कितना 1.1, ठीक है, तो 1.1 रख देंगे तो 4/11 इंटू 11/10 कैंसिल कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड, मीटर में ही था ना, मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन है, बस इतना आसान, बहुत आसान सवाल है ये, मतलब इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये आसान सा सवाल है। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ा हुआ था, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, उसने कहा था ये बताओ कि ये शेडो का जो टिप है, एक क्वेश्चन और जोड़ा हुआ था, वो किस रेट से आगे बढ़ रहा है, शेडो का टिप, शेडो का ये जो ये ई वाला टिप है, ये किस स्पीड से आगे जा रहा है, ये बताओ। इसका भी रेट पूछा था सैंपल पेपर वाले सवाल में। तो देखो एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो एक्स और वाई दोनों मिलाओगे जब ये ई आगे जाएगा, तो एक्स का बढ़ना भी ई को बढ़ा रहा है, वाई का बढ़ना भी ई को बढ़ा रहा है, तो ये जो टिप का रेट है ये क्या होगा, dx/dt प्लस dy/dt। यहाँ पे दोनों करने हैं, यूं सोचते हैं जिस हिसाब से शेडो बढ़ रही है उसी के साथ ये चलेगा, शेडो पूरी की पूरी भी तो इसके साथ बढ़ रही है आगे, है ना। तो टिप का जो रेट आएगा वो 1.1 प्लस 0.4, यह आएगा 1.5 मीटर पर, ये टिप का रेट है, ये भी पूछा हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आसान है ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, ताकि इसमें मैं तुम्हें ये जो डिक्रीज वाला है उसको मैं थोड़ा सा सीरियसली तुम उसको ले लो, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, एक सिलेंडर है इसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, +2 जानबूझ के लिया है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट, एल्टीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या लेना है, dh/dt, हाइट घट रही है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब ये खुद से लेना है माइनस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा ये बताओ, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होता है। अब यहाँ पे रिलेशन खुद से नहीं बनाना, तुम्हें पता है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा πr²h, मुझे क्या निकालना है dv/dt निकालना है, तो पाई, अब देखो r भी चेंज कर रहा है टाइम के साथ और h भी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखो, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं और जब दोनों क्वांटिटी चेंज होती है तो वहां प्रोडक्ट रूल लगता है, तो r² एज इट इज dh/dt प्लस h एज इट इज r² का हो जाएगा 2r dr/dt, ये हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज तुम्हें दी है, वो रखनी है बस उठा के। रेडियस कितनी बोल लिया उसने 3, तो ये हो जाएगा 9,
dh/dt कितना लेना है, -3। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट बोलिए 5 गुना 2 गुना r कितना बोला है 3, और dr/dt बोला है 2। ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो जाएगा पाई, अंदर हो गया -27, और ये कितना हो गया देखो 10 और 6 60 हो गया, प्लस का 60 हो गया, तो हो गया 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब सोचो अगर ये तुम -3 ना लेके सिर्फ +3 ले लेते तो 27 जुड़ जाता, कुछ और ही आता। यानी कि ओवरऑल एरिया बढ़ रहा है, ओवरऑल एरिया घट नहीं रहा है। अगर ये नेगेटिव आता तो ओवरऑल एरिया घट जाता। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरी एप्लीकेशन पे चलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले समझेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं क्या चीज। ठीक है, जो नाम बता रहा है तुम्हें एकदम वही। इंक्रीजिंग फंक्शन जो इंक्रीज हो, डिक्रीजिंग फंक्शन जो डिक्रीज हो। पर पहले उनका थोड़ा सा मैथ समझते हैं। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन में भी दो कैटेगरी है, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन की और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग की भी दो कैटेगरी है, इनको समझते हैं पहले, इनकी डेफिनेशन, फिर डेरिवेटिव का पार्ट समझेंगे। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने का सीधा सा तरीका है, इंक्रीजिंग ना बोल के उसको ये वर्ड बोलो, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ना बोल के क्या बोलो, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग यानी जो घटे ना। अब ये फंक्शन देखो ऐसा फंक्शन है जो घट नहीं रहा, नो डाउट ये बढ़ रहा है, पर ये हमेशा बढ़ नहीं रहा है, ये बीच में एक जगह जाके कांस्टेंट हो गया। तो अगर इसको ऐसा बोला जाए कि ये घट नहीं रहा है भाई, ये या तो बढ़ेगा या समान रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट इट इज नॉट डिक्रीजिंग एट ऑल। ठीक है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो x की वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे वो या तो बड़ी आएगी, दो ऑप्शन हो गए, या तो देखो वो बड़ी दिख रही है तुम्हें, या वो बीच में बराबर भी हो रही है। देखो यहाँ पे बराबर हो रही है, पर आगे बढ़ भी रही है ना। तो हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो मैंने कहा कि एक x1 पीछे से उठा लिया मान लो, और एक x2 आगे से उठा लिया कहीं से। एक x1 पीछे से उठा लिया और एक x1 आगे से उठा लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि 4x1 लेस देन x2, अगर x1 छोटा है x2 से, तो इनके ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यू आएगी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 पे, तो देखो क्या क्या हो सकता है। या तो x1 x2 से छोटा मिलेगा। देखो अगर तुमने ऐसा x1 और ऐसा x2 लिया तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी है, दिख रही है साफ। या तो ऐसा होगा, यानी कि या तो ऐसा सिंबल आएगा, x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू या तो छोटी आएगी x2 से, और अगर यहीं से तुमने x1 ले लिया होता तो ये वैल्यूज बराबर भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये वाला सिंबल और ऐड हो जाएगा, इक्वालिटी वाला। तो कहता है अगर x1 छोटा है x2 से तो फंक्शन की वैल्यू x1 पे या तो छोटी होगी या बराबर भी हो सकती है, इंक्रीजिंग के केस में। फिर मैं एक ऐसी लाइन बोलूंगा जिससे तुम्हें ये बात रट जाएगी। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट समझो। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये जो बराबर होने वाला चक्कर है ये भी खत्म कर दिया। वो कहता है ऐसा फंक्शन जो सीधा बढ़ता जाए, कभी भी बराबर भी ना हो, बस इंक्रीज ही होते जाए, कम नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये फंक्शन तुम देख पा रहे हो, इसकी वैल्यू टोटली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तुम आगे जाओगे तो बड़ी ही होती जाएगी, बराबर भी नहीं हो रही। अब अगर मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, मान लो एक x1 पीछे से उठा लिया और एक x2 आगे से उठा लिया, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, एकदम छोटी होगी, यहां बराबर होने का कोई चांस नहीं है। f ऑफ x1 जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा f ऑफ x2 से। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन में ये बोलूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा और बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। देखो क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो छोटा पॉइंट है उस पर छोटी वैल्यू दे रहा है, और जो छोटा पॉइंट है उस पर छोटी वैल्यू दे रहा है, और जो बड़ा पॉइंट है उस पर क्या दे रहा है, बड़ी वैल्यू दे रहा है।
छोटा पॉइंट है उस पर छोटी वैल्यू, बड़ा पॉइंट है उस पर बड़ी वैल्यू, बस ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं अब सेम बात डिक्रीजिंग की करूं, एकदम सेम है, अब तो कुछ नहीं है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, उसको हम बोलेंगे जो बढ़े ना। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जो बढ़े ना, उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जो बढ़े ना, उसको क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। यहां पे देखो वैल्यू बढ़ नहीं रही है, घट रही है, या तो वैल्यू घट रही है, देखो कम हो रही है, आगे चल रहा हूं तो वैल्यू कम हो रही है, देखो और कम हो गई, या बीच में बराबर हो गई, सेम हो गई, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गई, पर फिर घटने लग गई। तो बढ़ी तो नहीं ना, बढ़ी नहीं। तो यहां पे क्या सिस्टम होगा, अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 जो है छोटा था, देखो अगर यहां से x1 लिया तो इस पे वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो f ऑफ x1 बड़ा होगा, या फिर वो बराबर भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, सिर्फ डिक्रीजिंग। ये क्या हो गया हमारा, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ घटेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ घटेगा। देखो कम होती जा रही है वैल्यू, कम ही होगी, कहीं बराबर भी नहीं हो सकती। तो अगर यहां पे तुमने कोई पीछे से x1 और आगे से x2 उठा लिया, तो 4x1 इज लेस देन x2, जो f ऑफ x1 है वो पक्का पक्का बड़ा ही मिलेगा, उसके बराबर होने के कोई चांस नहीं है। तो ये वाली जो है ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। वो जो डेरिवेटिव वाला रिजल्ट है वो तो चेक करने का तरीका है, डेफिनेशन कोई पूछे इंक्रीजिंग क्या होता है तो ये बताओगे, वो डेरिवेटिव नहीं बोलोगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पूछ लिया इंक्रीजिंग क्या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, वो नहीं बोलना, ये बोलना है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो समझने की है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग बिहेवियर होता है ना एक फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जो होता है, ये एक इंटरवल के ऊपर डिस्कस किया जाता है। ये एक इंटरवल की बात है, ये कोई पॉइंट की बात नहीं है। एक फंक्शन जो होता है वो एक इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है या एक इंटरवल पे डिक्रीजिंग होता है। अब ये फंक्शन जो तुम्हें इंक्रीजिंग दिख रहा है, ये यहां से a से लेके b तक के इंटरवल पे इंक्रीजिंग बोला जाएगा। a से b तक ये इंक्रीजिंग है, ये जो फंक्शन दिख रहा है ये a से b तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि फंक्शन x2 पे इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं बोलते, फंक्शन x1 पे इंक्रीजिंग है। एक पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है, पहली बात। अब बोलोगे कि सर अच्छा ये बात तो समझ आ गई, अब हमें ये बता दो कि इसके अंदर डेरिवेटिव का क्या काम है, इसके अंदर डेरिवेटिव का क्या काम है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का काम समझते हैं। डेरिवेटिव कैसे बीच में आया, देखो हमें मिलेगा क्या, हमें एक फंक्शन देगा और हमसे कहेगा कि बताओ हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये क्वेश्चन करेगा तुमसे। कुल मिला के बात हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन है तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन का यूज किया। कैसे, हमने देखा था कि हमारे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से वो ये होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का एफ एक्स अपॉन में h, ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। अब थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा हूं, अब पॉइंट देखो छोटा कौन और बड़ा कौन, देखो कहां बनाऊं, यहीं बनाता हूं। देखो ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा x प्लस h है। इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग की जब हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स प्लस एच। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देता है और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देता है। एक काम करो, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करो ताकि तुम्हें बात अच्छे से समझ आ जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, बड़े पॉइंट पे बड़ी और छोटे पे छोटी, यानी कि बड़े पॉइंट पे बड़ी मिलेगी, छोटे पॉइंट पे छोटी मिलेगी। तो क्या ये बात मानते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच बड़ा होगा और ये छोटा होगा? अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी, हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी? और h तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि h होता ही एक ऐसा नंबर है जो अप्रोचिंग टू जीरो होता है
पॉजिटिव नंबर होता है जो अप्रोचिंग टू जीरो, जैसे 0.0001 टाइप का। तो ये नंबर ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो मैं ये कह देता हूं कि अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, तो उसका डेरिवेटिव पक्का 0 से बड़ा मिलेगा। और अगर हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो फिर इसमें जो ये बड़े वाला पॉइंट है ना, यहां पे ये बराबर भी ले सकता है एफ एक्स के वैल्यू बराबर भी ले सकता है, और बराबर लेगा तो ये ऊपर वाली चीज 0 बन जाएगी, या फिर वो पॉजिटिव रहेगा। तो हम ये इक्वेलिटी भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये तो इंक्रीजिंग बिहेवियर हो गया। अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, फिर बड़े पॉइंट पे हमारा फंक्शन छोटी वैल्यू लेगा, छोटे पॉइंट पे बड़ी लेगा, यानी कि छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू है और बड़े पे छोटी है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, छोटी में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो, तो यानी कि वो तो नेगेटिव बनेगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब भी हमारा फंक्शन होता है, इट इज लेस देन 0, इट्स डेरिवेटिव इज लेस देन 0, एंड फॉर ओनली डिक्रीजिंग द इक्वालिटी विल बिकम स्लैक इनइक्वालिटी, इट कैन बी 0 ऑल्सो। तो उस केस में वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये बराबर भी हो सकते हैं। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारा ये वाला रिजल्ट बन गया। अब ये डेफिनेशन नहीं है, ये चेक करने का तरीका है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग है तो क्या होगा। अब बच्चों को कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं, एक कंफ्यूजन मैं खत्म कर देता हूं पहले ही, ठीक है। मान लो एक थोड़ा सा बेकार सा ग्राफ बना के थोड़ा सा मैं चीज बता दूं, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट बताऊंगा उस पर भी ये बात आएगी। जैसे मान लो ये ए है, ये बी का इंटरवल है, एक फंक्शन मान लो मैंने ये बना दिया, तो मैं पूछूं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बच्चे सोचेंगे कि ये पहले इंक्रीज हुआ फिर घटा, फिर इंक्रीज हुआ फिर घटा, तो ये तो इंक्रीज भी कर रहा है और ये डिक्रीज भी कर रहा है। अब बच्चे ये समझते हैं कि बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। अब ये बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं है। ए से बी पे तुम क्या बोल सकते हो, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, नहीं बोल सकते ना। क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वाली दोनों डेफिनेशंस में से किसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, या तो इस वाली को या इस वाली को। ऐसी कहीं शक्ल नहीं दिख रही है, ना ऐसी शक्ल दिख रही है। क्या डिक्रीजिंग वाली दोनों बातों को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है ये फंक्शन। तो ना तो ये इंक्रीजिंग की बात सेटिस्फाई कर पा रहा, ना ये डिक्रीजिंग की बात सेटिस्फाई कर पा रहा, ये दोनों नहीं है, ये नाइदर है, ठीक है। ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग है। मैं वो ही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा फंक्शन क्या है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर रखता है वो एक इंटरवल पे रखता है। हाँ, ये कह सकते हो कि मान लो ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 है, तो a से लेके x1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, इतना बोल सकते हो। x1 से लेके x2 तक मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, x2 से लेके x3 तक मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, x3 से लेके b तक मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग, पर a से लेके b तक मेरा फंक्शन कुछ नहीं है। a से लेके b तक मेरा फंक्शन कुछ नहीं है। इसको ऐसे याद रखना, ये दोगला है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ये दोगला है तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग है। अब एक फंक्शन अगर पूरे के पूरे इंटरवल पे एक बिहेवियर रखता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन बोल देते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन कुछ नहीं होता, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा नाम है। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिक बोल देते हैं, अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग भी है तो उसको मोनोटोनिक बोल देते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या मोनोटोनिक है, ना, कुछ नहीं है, ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। अगर मैं पूछूं ऑन ए से बी, तो कहोगे नॉट मोनोटोनिक, ये फंक्शन ए से बी तक मोनोटोनिक नहीं है। ए से बी तक ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं ए से x1 तक बताओ भाई, ए से x1 के इंटरवल पे बताओ, ए से x1 के इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मोनोटोनिक है। x1 से लेके x2 तक अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल x1 से x2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक होगा, तो यहां पे भी हमारा फंक्शन मोनोटोनिक ही है। तो ये मोनोटोनिक की बात हो गई। फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना जरूरी है, दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें तो क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखो क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। हमें देखना है कि हमारा फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। तुम्हें एक फंक्शन मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना है f डैश एक्स।
फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो और यहां से x1 x2 कुछ पॉइंट्स निकलेंगे वो निकाल लो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे वो निकाल लो। इनको हम क्या बोलेंगे, इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो पहले ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। अब क्या करना है तुम्हें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझा दूं तुम्हें एकदम आसान सा। जैसे कि मान लो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे कि एक CUET का क्वेश्चन ही करा देता हूं मैं, टाइम बच जाएगा मेरा। देखो ये लास्ट, ये CUET 2022 में आया हुआ है। ठीक है, वैसे तो इसने कहा है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। बाकी हम इसी से काम कर लेंगे, हमारा कंसेप्ट का समय भी बचेगा। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो f डैश एक्स। कितना आया फंक्शन का डेरिवेटिव, 2x माइनस 2 आया। ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में फंक्शन के फैक्टर बनाने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्टर बना पाओ उतने फैक्टर बनाने, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बस मैं 2 कॉमन लेके ये लिख सकता हूं। f डैश एक्स को 0 के बराबर रखो और देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं। तो 2 इंटू में x माइनस 1 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। वेवी कर्व मेथड का नाम सुना होगा, वही मेथड मैं यूज करने वाला हूं। तो एक नंबर लाइन बना लो भाई। अब उसने कोई इंटरवल तो दिया नहीं, पूरे की पूरी रियल लाइन पे पूछ रहा है। ये जो एक क्रिटिकल पॉइंट आए, 2 आए, 3 आए, कितने भी आए, इनको उसी लाइन में लिख लो। यहां पे मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब तुम्हारी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में। एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक वाले में और एक 1 से लेके इन्फिनिटी वाले में। तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन्हीं पार्ट्स में होगा। जैसे यहाँ 2 पार्ट है तो या तो इस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तुम्हें अब एक सिंपल सा काम करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव को ही तो देखना होता है, वो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। तो तुम्हें ये बताना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो कैसे करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक कोई भी एक पॉइंट ले लो जो तुम्हारा मन करे, जो सबसे आसान लगे वो ले लो। तो यहाँ पे 0 भी दिखेगा, 0 ले लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक एक कोई भी पॉइंट लो, 0 ले लिया, उसको डेरिवेटिव में रख के देखो। ये डेरिवेटिव दिख रहा है, इसके अंदर 0 रखो तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। यानी कि यहां पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव बनेगा। और 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी एक पॉइंट रख लो, 2 3 4 5, वहां पे देखो ये डेरिवेटिव क्या दिखेगा, वहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा। बस ये काम खत्म हो गया। अब तुम इसकी सारी बात बता सकते हो। अब अगर मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी, अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग की, अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग की, डिक्रीजिंग कब होता है, जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और 0 भी हो सकता है। डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है। तो इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। अब ये 1 की कहानी रहेगी, इसको क्लोज करें या इसको ओपन करें सर, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहती है। अब ये 1 पे डिपेंड करेगा कि डिक्रीजिंग देख रहे हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव 0 बन सकता है। डेरिवेटिव 1 रखोगे तो डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो डिक्रीजिंग है तो क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं, क्योंकि 1 पे डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। पर अगर यही मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, डेरिवेटिव सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर उस केस में अगर मैंने 1 को ले लिया तो फिर डेरिवेटिव 0 भी हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस पे हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग किस पे होगा, इस वाले पे, और वहां 1 को क्लोज करेंगे क्योंकि 0 भी बनाना है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे होगा, ओपन 1 से इंफिनिटी पे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा इंटरवल आ जाए तो उनको यूनियन में लगा दो। ये काम करना है बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा था, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ये तो आसान सा था। देखो अब और क्वेश्चंस करते हैं जो मैं लेके आया हूं इसमें से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन बताओ कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो वैसे तो अब यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन आने लग गया, पर हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। केस स्टडी क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, पर वैसे समझ आना चाहिए। तो अब इसका पूछा है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
तो देखो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स, कितना आएगा 4x क्यूब माइनस ये कितना बनेगा 24x² प्लस का 44x और माइनस का 24, है ना। 4x क्यूब माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। अच्छा इसमें से 4 कॉमन भी ले सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस का 6। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जब तक फैक्टर ना बने इतने आगे मत बढ़ो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर फैक्टर बनाने हैं डेरिवेटिव के, तो अब इस डेरिवेटिव के फैक्टर तुम्हें बनाने पड़ेंगे। तो क्यूबिक दिख रहा है तो रूट ढूंढने हैं बस, और क्या देखना है। तो क्यूबिक का रूट हम सबसे पहले किससे देखते हैं, हिट एंड ट्रायल से। 1 -1 2 -2 रख रख के देखते हैं कहां पे 0 बन जाए, तो एक हिट एंड ट्रायल से देखो। तो x की वैल्यू 1 रख के देखो जरा, 1 रूट बन रहा है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। 1 रखा तो ये 1 -6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये माइनस का 5 प्लस का 5 0 बन गया। देखो ये लो, बहुत बढ़िया हो गया, पहले वाला ही मिल गया। यानी कि x इज इक्वल टू 1 एक रूट है इसका। अगर x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ये बात समझ में आई? तो एक फैक्टर मिल गया तुम्हें 4 × x माइनस 1। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको इससे डिवाइड करा के देख लो क्या बनेगा। इसको अब इससे क्या करके, ये सारा रफ काम है, ये नहीं करना है, एग्जामिनर को बस फैक्टर से मतलब है। तो डिवाइड अपना सीधा जो 10वीं में करते थे, 9वीं में करते थे, वैसे डिवाइड करा के देख लो। ठीक है, तो x माइनस 1 सबसे पहले जाएगा x² पे, x क्यूब माइनस x² माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 6। ये चले जाएगा माइनस 5x पे, माइनस 5x² प्लस 5x प्लस माइनस ये हो जाएगा 6x माइनस 6। ये कितने पे चले जाएगा, प्लस के 6 पे चला जाएगा। वो दूसरा फैक्टर मिल गया, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया ना, जो कोशेंट है वो दूसरा फैक्टर मिल गया। तो ये कितना हो गया x² माइनस 5x प्लस 6। अब इस क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर बना ही लेंगे, प्रोडक्ट चाहिए 6 और डिफरेंस चाहिए, सम चाहिए -5। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अगला काम क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू देखो क्या क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अगला काम क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, नंबर लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को सीरियल में लिख दो, 1 2 और 3 लिख दिया। अब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर उठा के देखो। अब हम डेरिवेटिव के साइन देखेंगे, 0 रख के देखो। अगर मैं इसके अंदर 0 रख दूं तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव दिखेगा। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 1.5 1.6 कुछ ले लो। 1.5 रखोगे तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर 2 और 3 से तो अभी भी छोटा है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, पॉजिटिव ही बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं 2 से 3 तक तो 2.2 2.3 कुछ ले लो, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब की बार नेगेटिव आएगा। और 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10, उस पे देखो तीनों पॉजिटिव रहेंगे, तो इस पे पॉजिटिव, काम खत्म। हमसे क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हो गया 1 से लेके 2 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा, एक गड़बड़ रह गई। 1 को क्लोज करेंगे ओपन करें, उसने बोला है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली बोला है तो 0 नहीं बनने देना। 1 पे 2 पे 3 पे 0 बनेगा, तो इनको इंक्लूड नहीं करना। तो स्ट्रिक्टली वाले में ओपन रखेंगे, ओपन 1 से 2 मैंने बिना बताए लिख दिए थे, 3 से लेके इन्फिनिटी। समझे मेरी बात? फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव कहाँ है, देखो नेगेटिव इस पे है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और नेगेटिव एक यहाँ है 2 से लेके 3 तक, दोनों को मिलाना है तो यूनियन। ये तुम्हारा सवाल है, बस ये सवाल बनेगा ऐसा। देखो अब यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन आता है, वो कैसा आता है देखो। ये वाला CBSE 2024 के सैंपल पेपर में से लिया है मैंने, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है 24 के सैंपल पेपर में ये, तो तुम्हारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है ये पैसेज पढ़ो और इसका जवाब दो। होते हैं ये आसान है, बस पढ़ने पे मजबूर करते हैं कि बच्चा पढ़ ले एक बार शांति से। तो देखो पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट इन y in centimeter with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation this। कह रहा है एक प्लांट उगाया है, देखो ये प्लांट उग रहा है ना, ये प्लांट उग रहा, तो कह रहा है इस प्लांट की जो हाइट है ना, इस प्लांट की ये जो हाइट दिख रही है, ये हाइट y है, ठीक है। और इस हाइट का जो रिलेशन है y, वो ये दिया हुआ है 4x माइनस 1/2x²। x क्या है, किस हिसाब से दिया हुआ है, x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, कितने दिन तक उसको सनलाइट दी। मान लो उसको 2 दिन सनलाइट दी तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो वो कह रहा है इसके अंदर 2 रख दो, 8 माइनस 4 को 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगी, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे हो इस तरीके से। तो जितने दिन सनलाइट दी उससे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। सनलाइट 3 से ज्यादा दिन के लिए नहीं देनी है, 3 या 3 से कम दिन ही देनी है, फिर जड़ जाएगा ज्यादा सनलाइट दे दी तो कहीं सोचोगे इसको आईफिल टावर जितना बना देंगे तो जल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। समझो ध्यान से, रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का रेट पूछ रहा है ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहले तो प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है। ग्रोथ होने का मतलब क्या कि प्लांट किस हिसाब से बढ़ रहा है। पहले रेट को मत देखो, रेट वर्ड को भूल जाओ, सिर्फ ग्रोथ को देखो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैं बोलूं कि मेरी ग्रोथ कैसे हुई, मैं कहूंगा हर साल मेरी हाइट 2 इंच बढ़ती थी। तो मैं अगर ये बोलूं कि भाई मेरी अगले साल हाइट कितनी हो जाएगी, 5 फुट 1 इंच किसी साल में, तो दूसरे साल मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच, तो ग्रोथ कितनी हुई, 2 इंच की ग्रोथ हुई। तो अब ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट की ग्रोथ क्या है। पहले तो ग्रोथ देखो, तो ग्रोथ क्या होगा कि इसकी ये जो हाइट है ये इंक्रीज कैसे हो रही है ये देखना है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ ग्रोथ नहीं, पहले ग्रोथ देखो। ग्रोथ क्या होगी कि ये चेंज किस हिसाब से हो रहा है, हाइट चेंज किस हिसाब से हो रही है, तो इसका रेट निकालो पहले तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि dy/dx कितना आएगा देखो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, डेज के हिसाब से। और x ही तुम्हारे क्या थे, नंबर ऑफ डेज ही थे, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसलिए किया है। कंफ्यूजन आई होगी सर टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि डेज के रिस्पेक्ट में करा रहा है और x डेज ही है। तो ये तो ग्रोथ आई dy/dx कितनी, 4 माइनस 1/2 इंटू 2x, ये कितनी आ गई तुम्हारी 4 माइनस x, ये आ गई तुम्हारी ग्रोथ। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है ऐसे, ठीक है, इस रेट से ग्रोथ हो रही है। अगर देखोगे कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो उस हिसाब से ग्रोथ निकलेगी। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि इस ग्रोथ का रेट निकालना है। ग्रोथ का एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगी, रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो गया, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे dy/dx का, तो एक बार और इसका जब डेरिवेटिव कर दोगे तो -1 आ जाएगा, ये रेट ऑफ ग्रोथ आएगा, डबल डेरिवेटिव इसका। तो ग्रोथ का रेट पूछा था तो -1, यानी कि जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, हो तो रही है पर ग्रोथ बढ़ नहीं रही है ना, ग्रोथ कम हो रही है खुद, ठीक है। ये पहला सवाल था, सब थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 डेज। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दस द रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, खुद बताओ। देखो रेट नेगेटिव आया है, मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था। दूसरे सवाल के अंदर जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ आई है वो क्या आई है, रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव आई है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या आया हमारा, नेगेटिव आया है। तो रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझे मेरी बात को भाई। अब अगला सवाल देखो, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी, वो एकदम आसान है, उसका ये फॉर्मूला दिया था, मैं बोल भी गया था बाई चांस। हाइट क्या होगी 2 दिन बाद, हाइट आफ्टर 2 डेज, HEIGHT, हाइट कितनी हो जाएगी, y के अंदर क्या रख दो, h की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 माइनस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 8 माइनस 2।
6 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days। ठीक है, 2 दिन के बाद जो प्लांट होगा उसकी हाइट कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और करते हैं, मजा आएगा। देखो क्या कह रहा है। रीड द पैसेज और आंसर करो। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्व एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। कह रहा है लॉन्ग रन के हिसाब से देखेंगे तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि एयर पोल्यूशन तो कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा, पर ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है उनसे भी। उनके जो टायर्स होते हैं ना, वो टायर्स घसते हैं, उससे ही बहुत भयंकर पोल्यूशन हो जाता है। तो हालांकि अब चल रहा है तो होगा कम लॉन्ग रन में, इसीलिए लिखा है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहे हैं। एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इन यूज एट एनी टाइम इज गिवन बाय द फंक्शन v। कह रहा है कि किसी टाइम पे कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रहे हैं वो इस फंक्शन से दिए जा रहे हैं। भाई टाइम रख दो और देख लो कि कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, where t represents the time t is equal to 1 2 3, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 कोरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 2001 2002 2003। यानी कि कह रहा है अगर 2001 के अंदर कितने व्हीकल्स थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो t की जगह 1 रख दो। 2002 के अंदर देखना है तो t की जगह 2 रख दो। ऐसे अगर 2023 के अंदर देखना है तो इसके अंदर 23 रख दो। ठीक है, हम समझ गए इसका सवाल। कैन द अबोव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2000? जस्टिफाई। कह रहा है क्या हम इस फंक्शन का यूज करके 2000 जो ईयर था, 2000 जो ईयर था, कैन वी प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज्ड इन दैट ईयर? इफ नॉट, इफ यस, जस्टिफाई इन बोथ केसेस। तो दोनों केसेस में हमें जस्टिफाई करके बताना है। अच्छा, अगर 2001 पे 1 है, 2002 पे 2 है, तो 2000 पे कितना होना चाहिए? 2000 पे फिर t की वैल्यू 0 लेंगे, तो हम t की वैल्यू 0 लेके देखते हैं। फॉर ईयर 2000, 2000 के लिए t की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो v ऑफ 0 कितने व्हीकल्स आएंगे? 0 0 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2, इट विल बी -2। क्या व्हीकल्स -2 हो सकते हैं भाई? -2 व्हीकल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। तो हम नहीं एस्टिमेट कर सकते, पीछे के सालों में एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एस्टिमेट कर सकते बिकॉज व्हीकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कर लेना। दूसरे में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कह रहा है प्रूव करो कि vt जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी साल के साथ जो तुम्हारे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो इंक्रीज ही होंगे। और देखो किसी इंटरवल पे नहीं कह रहा है, यानी कि vt हमेशा इंक्रीजिंग, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तो पूरी रियल लाइन पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यानी कि मुझे दिखाना है कि इसका जो डेरिवेटिव है vt का वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये चीज मैं शो करना चाह रहा हूं। 1/5t³ -5/2t² और +25t -2। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं, फिर उसको कहेंगे कि कुछ कारस्तानी हमें करनी पड़ेगी, कुछ कलाकारी हमें करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे दिखाना है डेरिवेटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या करें? अब इसका डेरिवेटिव नेगेटिव कभी नहीं दिखाना, यानी मुझे कहना है कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि ये हमेशा पॉजिटिव दिखे। तो दो तरीके हैं, एक तो पैराबोलिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। एक आसान चीज बताता हूं, वो कर लेना। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है, तो यहां पे मैं कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर करके देखते हैं, कुछ मदद मिलेगी। 3/5 को कॉमन निकाल लो। सॉरी, कंप्लीट स्क्वायर करने की शर्त क्या होती है? x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सुनी होगी ये बात, 10वीं क्लास में किया होगा। तो यहाँ पे t² बनेगा, और भाई 3 को मत कॉमन निकालो यार, 3 को भी निकालना तो पड़ेगा। निकालो निकालो, सबको निकाल लो। t² 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25, नीचे आएगा 3। एलसीएम ले लिया 5 का, ये ऊपर हो जाएगा 125 और ये आ जाएगा नीचे 125/3। ठीक है, ये ले लिया मैंने एलसीएम। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे? t के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। t के कोफिशिएंट का हाफ कर दो तो 25/3 गुना 2 हो जाएगा 25/6। इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर को जोड़ देंगे, इसके स्क्वायर को घटा देंगे।
तो 25/3 का 6 इसके स्क्वायर को जोड़ दिया और इसके स्क्वायर को घटा दिया, इसका स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 625/9 ये होगा उसका 9 नहीं सॉरी 36, 625/36 प्लस 125/3 ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये पहली 3 टर्म्स क्या बन जाती है, स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और बीच वाला -2ab या +2ab, माइनस है तो माइनस लगा दो। तो 3/5 3 - 25/6 का होल स्क्वायर हो गया। इसका एलसीएम लो जरा, क्या बनेगा, इसका एलसीएम आएगा 36, ये तो बनेगा माइनस का 625, इसकी 12 से गुना करानी पड़ेगी यार, 12 को 5 से करेंगे तो 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 15, एम राइट, पता नहीं राइट या रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना। 15 12 को 5 से करेंगे तो 60, 6 24 और 6 30, 3 सही है 1500, ठीक है 1500। तो ये देखो क्या बन गया, v' हमारा बन गया, बस काम हो गया है मेरा। ये हो गया t - 25/6 का होल स्क्वायर। ये देखो 1500 में से 625 गए तो 1500 में से पूरे 500 गए तो 1000 बच गए, और 1000 में से 125 और कर लो, 1000 में से और 100 गए तो 900, 900 में से 25 और गए तो 875 अपॉन में 30 आ गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्क्वायर है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इस बात को मानते हो। नॉन नेगेटिव मतलब या तो वो जीरो हो सकता है या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो पक्का नहीं होगा, तो या तो ये जीरो होगा या ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये वाली टर्म। और इसके अंदर और कुछ जोड़ दिया प्लस का, इसके अंदर तुमने क्या करा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी और ऐड कर दी, तो क्या मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहेगा, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर ये वाली चीज नहीं होती तो मैं कह देता है जीरो भी हो सकता है, पर जीरो अगर हुआ भी तो 875/36 तो जुड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड सिंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव सो वीटी फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट। तो इस तरीके का केस स्टडी आता है, मेरे ख्याल से तो 4 नंबर फ्री के मिलते हैं। तो ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, मेरे को उम्मीद है बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट एप्लीकेशन विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। अब मैंने चीजों को काफी कंपाइल करने की कोशिश करी, तो मैंने एक ग्राफ का यूज किया। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू, किसकी, फंक्शन की। यानी कि हम एक फंक्शन की सबसे ज्यादा वाली वैल्यू और सबसे छोटी वाली वैल्यू को डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मिनिमा, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा होता है ये 2 तरीके का होता है। मैक्सिमा मिनिमा कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। एक तो होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब लोकल मतलब वो चाइनीज वाला लोकल नहीं कह रहा हूं, लोकल मतलब अपने आसपास वाला, नेबरहुड वाला लोकल, ठीक है। और दूसरा होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मतलब ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, तो जो सबसे बड़ा हो पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़ी वैल्यू और जो पूरी दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू, वो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। अब हमारे पास पूरी दुनिया नहीं है, हमारी पूरी दुनिया एक इंटरवल है, ठीक है। तो एक इंटरवल के पूरे इंटरवल के ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो पूरे इंटरवल पे सबसे छोटी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमा। और अपने आसपास की लोकल गली मोहल्ले वाली जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको लोकल मैक्सिमम, और जो गली मोहल्ले वाली सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमम, ठीक है। ये वाली बात है। अब इसको समझने के लिए एक मैंने ये ग्राफ बनाया है, फिर इसके पीछे डेरिवेटिव्स क्या है, कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। पहले तुम बात समझ लो। पहले यहां पे देखो मैंने 5 पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट बनाए हैं, x1 x2 x3 x4 x5, ये एक फंक्शन का ग्राफ बनाया। और इसके अंदर भी पहले तुम 2 पॉइंट्स पे फोकस करो, एक पॉइंट और भी बन सकता है वैसे, इसके अंदर एक और बना लो, ये x6 वाला और बना लो। पहले तुम पॉइंट पे फोकस करो x2 x4 और x6 के ऊपर। इन 3 पॉइंट्स को देखो ध्यान से, x2 x4 और x6। देखो मैं कह रहा हूं कि
x2 का गली मोहल्ला देखो, x2 का गली मोहल्ला ये है, उसका नेबरहुड, मैथ्स में नेबरहुड बोल देते हैं। x4 का गली मोहल्ला ये देखो, और x6 का गली मोहल्ला ये देखो। अगर इन सब के ऊपर फंक्शन को ध्यान से देखो, यहां पे देखो, x2 के ऊपर ये जो सबसे चोच वाली जो सबसे ऊंची वैल्यू है ये है x2 पे फंक्शन की वैल्यू, और इसके जो अगल बगल गली मोहल्ले वाली वैल्यू है वो इससे नीचे है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपने गली मोहल्ले की सबसे बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली x4 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है ये एकदम बीच की जो पीक चोच है यहां पे वैल्यू है, और इसके अगल बगल में देखोगे तो वैल्यू नीचे पड़ रही है, ये नीचे पड़ी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x4 की जो वैल्यू है वो अपने गली मोहल्ले की सबसे बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली x6 की भी, ये अपनी गले मोहल्ले के डॉन है। x6 के ऊपर भी, अरे यार ग्राफ ही चले गया, x6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और गली मोहल्ला देखोगे तो वो बेचारा कमजोर है। तो x6 भी अपने गली का डॉन है। ये बात समझ आती है? तो ये x2, x4, x6 ये जो पॉइंट्स हैं, x2, x4, x6 ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा है, अपने आसपास की ज्यादा वैल्यूज है ये, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इनके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज निकलेगी, x2 को फंक्शन में रख दो, x3 को, x4 को फंक्शन में रख दो, x6 को फंक्शन में रख दो, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी फंक्शन की। सिमिलरली ऐसे 3 पॉइंट और भी हैं, x1, x3, x5। x1 को देखो, उसका गली मोहल्ला देखो, x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे मरी हुई है, सबसे छोटी वैल्यू है। अगर उसके अगल बगल में देखोगे तो वो वैल्यू बड़ी है, तो x1 अपने गली मोहल्ले का सबसे कमजोर इंसान है। सिमिलरली x3 भी कमजोर है, काफी कमजोर है अपने गली मोहल्ले का, और x5 की बात करो तो सिमिलरली वो भी उस अपने गली मोहल्ले में सबसे छोटा है। तो ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं x1, x3, x5 ये सारे के सारे क्या हैं? पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। ये बात समझ आई? ये तो हो गई आस पड़ोस की बातें। तो पहला मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यही है, हमें एक फंक्शन देता है और उसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने को बोलता है। तो यहीं पे एक डिस्कशन कर लेते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अब हमें वो एक फंक्शन देगा, कहेगा इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ कहाँ कहाँ मिलेगा, यानी एक फंक्शन देगा और मुझे ये पॉइंट्स निकाल के दिखाने हैं सारे, x1, x2, x3, x4, x5, x6, और फिर मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट अपने गली मोहल्ले का पावरफुल आदमी और कौन सा पॉइंट अपने गली मोहल्ले का सबसे कमजोर आदमी है। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो ये होगा कि इन पॉइंट्स तक पहुंचा जाए, कि पहले पॉइंट्स निकाले तो जाएं। अब इन पॉइंट्स की खास बात एक है, ध्यान से देखो, इनके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट मैंने कराया नहीं पर थोड़ी सी बात करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को टच करके जाने वाला लाइन, स्ट्रेट लाइन। x2 के ऊपर फंक्शन को टच करके जाने वाली लाइन ये होगी, x3 के ऊपर फंक्शन को टच करके जाने वाली लाइन ये होगी, x4 के ऊपर फंक्शन ये है, यहां पे टच करके जाने वाली लाइन ऐसी बनेगी, x5 के ऊपर भी ऐसी बनेगी और x6 के ऊपर भी ऐसी बनेगी। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट जो बन रहा है वो देखो ध्यान से, वो x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, और टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल बनता है तो उसका स्लोप 0 होता है, और स्लोप 0 होने का मतलब उसका डेरिवेटिव 0। स्लोप क्या होता है? f' होता है। तो इन पॉइंट्स पर पहुंचा कैसे जाएगा? f' को 0 के बराबर रख के। नई बात समझ में आई? पीछे तो गोली मारो। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये वो ही हैं। तो तुम्हें क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के 0 के बराबर रख दो क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं। तो सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स करना है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब बताने हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है कि लोकल मिनिमा के पॉइंट है। उसके लिए हमने 2 टेस्ट बनाए। अब वो टेस्ट पता होने चाहिए। पहला टेस्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव। समझते हैं दोनों टेस्ट को बारी बारी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? अच्छा, उससे पहले लोकल मैक्सिमा देखो क्या होता है। लोकल मैक्सिमा जहां भी बना, देखो
लोकल मैक्सिमा के ऊपर ये देखो ऐसी शक्लें बन रही है हर जगह पे, जहां पे भी लोकल मैक्सिमा बनेगा ऐसी शक्ल बनेगी, ठीक है। तो x1 पॉइंट को मैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलूंगा कब, इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो, अगर मैं बोलूं कि x1 के ऊपर जो x डैश पॉइंट है, x डैश के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, उसके नेबरहुड के अंदर कोई भी दूसरा पॉइंट उठाओगे, उसके नेबरहुड के अंदर कोई भी दूसरा पॉइंट उठाओगे तो x डैश की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। इसलिए कोई भी पॉइंट उठा लो, यहां से कोई पॉइंट उठाया तुमने, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है देखो, उससे तो छोटी है। यहां से कोई पॉइंट उठा के देखो, थोड़ा सा रफ दिख रहा है, यहां से कोई पॉइंट उठा के देखो, उस पर वैल्यू ये है, सबसे छोटी है। तो लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन ये हो गई, सिमिलरली लोकल मिनिमम की हो गई, तो लोकल मिनिमम की भी हो गई डेफिनेशन। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, एफ एक्स डैश के ऊपर जो वैल्यू है वो सबसे छोटी मिलेगी, बाकी कोई भी पॉइंट उठाओगे ए से लेके बी तक उस पे वैल्यू बड़ी मिलेगी। देखो यहाँ पे वैल्यू ये है, यहाँ पे वैल्यू ये है, बाकी किसी भी पॉइंट पे उठा के देख लो, मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे उठाया, ये देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ से इस पॉइंट पे उठा के देखो वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा था, तो सबसे पहले पॉइंट निकाल लिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो क्या कहता है। तो मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है, नोट्स बना लिए थे तुम्हारे लिए। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, 0 के बराबर रखो, ABC निकाल लो, जैसा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रहे थे। इन पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैक्सिमा मिनिमा है तो इनको हम 2 नाम और दे देते हैं एक्स्ट्रा, एक्सट्रीम पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। सबसे पहले ये निकाल लो। अब स्टेप 2 में मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा के पॉइंट होंगे, लोकल मिनिमा के पॉइंट होंगे, या एक चीज और भी है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या चीज होती है ये भी समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर ए के ऊपर बात कर रहे हो कि लोकल मैक्सिमा बनेगा कि लोकल मिनिमा बनेगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ए के जस्ट, हमने वो आस पड़ोस बनाया था ना, उस आस पड़ोस में लेफ्ट साइड में देखो, आस पड़ोस के लेफ्ट साइड में देखो, एक्स इज लेस देन ए पे देखो। हो सकता है देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ए पॉइंट है और उसका आस पड़ोस ये है, मान लो ये तुम्हारा ए पॉइंट और उसका आस पड़ोस ये है, ठीक है। तो कह रहा है उसके लेफ्ट में देखो, एक्स इज लेस देन ए पे, यानी यहां देखो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एक इंटरवल है, ये वाला भी एक इंटरवल है, इस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस लेफ्ट साइड में फंक्शन ने क्या किया, इंक्रीज किया। अब अगर राइट साइड पे देखा, जब फिर तुमने एक्स इज ग्रेटर देन ए पे देखा राइट साइड पे, तो फिर वो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग, यानी कि लेफ्ट से फंक्शन बढ़ता हुआ आ रहा था, राइट में देखा तो फंक्शन डिक्रीज हो गया। तो ये शक्ल कैसी बनी, देखो ये शक्ल कैसी बनी, ए के ऊपर लोकल मैक्सिमा बन गया। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो मैं कह दूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अगर यहां पे देखें, अगर इससे उल्टा हो गया तो मान लो ये ए है, अगर लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, यानी कि फंक्शन घटता हुआ आ रहा है, डिक्रीज होता हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड में, पर राइट साइड में मैंने जैसे ही देखा मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी फंक्शन इंक्रीज करता हुआ चला गया, तो यहां से फंक्शन इंक्रीज करता हुआ चला गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये कैसी शक्ल बन गई, ए के ऊपर लोकल मिनिमम वाली बन गई। पर कई बार क्या होता है, कई बार डेरिवेटिव साइन ही नहीं चेंज करता, कई बार डेरिवेटिव तुम्हारा साइन नहीं चेंज करता। मान लो ये ए पॉइंट है तुम्हारा, लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे इंक्रीज करता हुआ गया, और राइट में भी इंक्रीज ही करता हुआ चला गया, तो फिर ये ऐसा ही चला गया, रुका ही नहीं। तो कोई सी भी शक्ल नहीं बन पाई, ना लोकल मैक्सिमा वाली बन पाई, ना लोकल मिनिमा वाली बन पाई। तो इसलिए जो ये ए पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे इस केस में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में भी नेगेटिव दिखे और राइट में भी नेगेटिव दिखे, तो डिक्रीज होता हुआ है और डिक्रीज ही होता हुआ चला गया। अगर ऐसा कुछ दिख गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये चीज तुम देख भी पा रहे होगे यहाँ पे, देखो ग्राफ के अंदर, जैसे ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था तो इंक्रीज करके डिक्रीज,
इंक्रीज करके डिक्रीज, इंक्रीज करके डिक्रीज, मिनिमा वाले में डिक्रीज करके इंक्रीज, डिक्रीज करके इंक्रीज, डिक्रीज करके, है ना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अच्छा एक क्वेश्चन करा दूं इसका जल्दी से, है मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन कराने लायक? देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। अच्छा दोनों लगा सकते हो, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव करना मुश्किल हो वहां फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव करना आसान हो वहां पे सेकंड डेरिवेटिव लगा दो। जैसे यहां पे देखो, अब खुद समझ आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2024 में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स निकाल। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करो, क्या होगा, 1 ओवर एफ एक्स है तो माइनस का 1 ओवर एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 8x + 2 होगा। ये कर दिया, फैक्टर बनाओ जितने बन सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, या 4 ही कॉमन ले लो उसके अंदर से, 8 ही कॉमन ले लो पूरा का पूरा, x + 1/4 बन गया, और नीचे वाला 4x² + 2x + 1 इज ग्रेट का स्क्वायर। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/4, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब यहां से बताओ दूसरा डेरिवेटिव करना आसान दिख रहा है कहीं से? देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड एफ डैश एक्स आया है, दूसरा डेरिवेटिव करना और मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है फर्स्ट डेरिवेटिव ही लगा लो। तो क्या करके देखेंगे, पहले -1/4 के लेफ्ट में देखो, -1/4 से अगर तुम यहां पे कोई छोटी वैल्यू रख देते हो, -1/4 से कोई छोटी वैल्यू, मतलब एकदम छोटी, जैसे यहाँ पे -1.4 का मतलब -1.25 है, इसके एकदम बगल में देखना। अब ऐसा नहीं है -5, -6, -7 लिख दिया, आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, नेबरहुड की बात कर रहा हूँ। अब अगर -0.25 से कोई भी छोटी वैल्यू रखोगे, -0.3 रख दिया, ये तो 0.25 है, यहाँ पे मैंने माइनस फालतू में लगा, नहीं माइनस लगेगा यार, ये माइनस लगेगा, ये डेरिवेटिव वाला है। यहाँ पे 0.25 लिखा है और तुमने -0.3 रख दिया सपोज, तो ये वाली जो फैक्टर है ये नेगेटिव बन जाएगी, और ये नेगेटिव बन गया, और एक नेगेटिव बाहर रखा है, देखो ये एक नेगेटिव तो फ्री का बाहर रखा है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर तुमने 0.25 से जस्ट छोटा -0.3 रख दिया तो ये नेगेटिव बन गया, और एक नेगेटिव बाहर है, यानी कि 4x इज लेस देन -1/4। अगर मैं नेगेटिव में देख रहा हूं तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि वहां पे फंक्शन मेरा बढ़ता हुआ जा रहा है ऐसे। और 4x इज ग्रेटर देन -1/4, उससे बड़ा रख दिया, जैसे -0.2 रख दिया, -0.1 रख दिया, तो फिर ये पॉजिटिव बनेगा और बाहर नेगेटिव है, तो वहां पे f डैश एक्स क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 आ रहा है, यानी कि उसके राइट में फंक्शन डिक्रीज कर गया। तो ये किसकी शक्ल बनी, लोकल मैक्सिमा की। तो x इज इक्वल टू -1/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, फंक्शन के अंदर क्या रख दो, एफ डैश, फंक्शन के अंदर क्या रख दो, -1/4 रख दो, तो -1/4 फंक्शन में रखना है, तो 1/4 × 1/16 हो जाएगा, 2 × -1/4 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, 4 आएगा, 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 -2 और प्लस का 4, तो ये कितना हो गया, 5 में से 2 गए तो 3, 4/3, ये मैक्सिमम है। ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, यही कहता है पहले तो, कि कहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अब अगर डेरिवेटिव करना आसान है दूसरा, तो डबल डेरिवेटिव कर लो, ठीक है नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो। दूसरा डेरिवेटिव कर लिया, अब ए के ऊपर वो कहता है कि क्या करो, ए पॉइंट जो आया था क्रिटिकल पॉइंट, उसको डबल डेरिवेटिव में रख दो। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिलेगा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमा मिलेगा। उल्टा, अगर 0 से बड़ा आया तो मिनिमा, 0 से छोटा आया तो मैक्सिमा, ठीक है। पर एक गड़बड़ और भी हो सकती है, अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो
फिर कई बच्चे यहाँ से सोचते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ना भाई वो इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, उसको इन्फ्लेक्शन नहीं बोलना, वहां पे टेस्ट फेल हो जाता है मेरा। अब टेस्ट मेरा जब फेल हो जाता है तो उससे आगे मेरे को जाना पड़ता है फिर हायर ऑर्डर टेस्ट पे। ऐसा हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए, तो डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो या तो चले जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव पे, नहीं तो आओ आगे हायर ऑर्डर पे। तुम्हें क्या करना है, जब तक डेरिवेटिव करते जाओ तब तक उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू नॉन जीरो ना आ जाए। भाई दूसरे पे जीरो आया, दूसरा डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो आया तो तीसरा करो, तीसरे में ए रखो, चौथे में ए रखो, पांचवे में ए रखो, जहां पे भी जीरो आए, नॉन जीरो आए, वहां रुक जाओ। कोई ना कोई ऐसा डेरिवेटिव पक्का मिलेगा जो नॉन जीरो मिला, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी मिल रहा है। अब दो केस बनेंगे, या तो तुम्हारे पास ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा, भाई दो के बाद हो सकता है तीसरे ऑर्डर का नॉन जीरो आ गया, पांचवा, सातवां, नौवा, 11वां, ऐसा कोई डेरिवेटिव नॉन जीरो आया। अगर ऐसा कोई डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया तो साफ साफ बोल दो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर पक्का हो जाएगा कि तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवा, 11वां ऐसा कोई डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नॉन जीरो आया तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट इफ द इवन डेरिवेटिव बिकम्स नॉन जीरो, दैट इज second, fourth, sixth, eighth, 10th, if any of these derivative is non-zero, then the point will be either of point of local maxima or it will be of local minima. How we will check it? We will check it with the sign of that derivative. If the sign of that derivative is negative, then it will be local maximum point, and if the derivative has positive sign at that point, then it will be point of local minima, just like as the second derivative। जैसे सेकंड डेरिवेटिव में है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, वैसे ही अगर मान लो तुम्हारा 12वां, मान लो 8वां डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, तो अगर वो नॉन जीरो में कुछ तो आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा। एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। देखो तो सबसे पहले एफ डैश एक्स करो। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। 3 को कॉमन ले लो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने, x माइनस 4x प्लस 3। फैक्टर क्या बने, वैसे परेशान करेगा नहीं, हायर ऑर्डर टेस्ट में बोर्ड में जनरली पूछता नहीं है, ये जो पार्ट है ये पूछेगा नहीं, ठीक है, बेफिक्र रहना, ये मुश्किल ही पूछेगा, बट फिर भी पता होना चाहिए। हो सकता है भाई कुछ नहीं पता, पूछ भी ले। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या है, एक्स के लिए एक तो 1 आई है और एक 3 आई है। देखो अब दूसरा डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है, जहां दूसरा डेरिवेटिव करना आसान हो वहां यही टेस्ट लगाना है। तो डबल डेरिवेटिव कर लो, इसका कितना हो जाएगा, 6x माइनस का 12। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ डबल डैश 1 कितना होगा, 6 माइनस 12 माइनस 6, यानी नेगेटिव आया है। तो ये वाला पॉइंट किसका है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। और एट, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 1, फंक्शन के अंदर 1 रखना पड़ेगा। 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 15 19 आ जाएगी, है ना। 25 माइनस 6 19। एट एक्स इज इक्वल टू 3, प्लग दिस 3 इनटू डबल डेरिवेटिव, व्हाट विल इट गिव यू, यहाँ रख दो। तो 9 को 3 से करोगे तो 27 माइनस 36 और प्लस का 9, ये लो देखो, है ना। डबल डेरिवेटिव में जब हमने 3 रखा, सही कर रहे हैं ना, नहीं कहाँ रख दिया मैंने, अरे यार कहाँ रख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में रख, कहाँ रखना था। तो 18 माइनस 12 प्लस का 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। लोकल मिनिमा आ गया। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 3, फंक्शन के अंदर 3 रख देना, कर लेना, फंक्शन के अंदर 3 रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, वो मिनिमम आ जाएगी, ठीक है, ऐसे करना है। अब एक जो वर्ड मैं दूसरा यूज कर रहा था, दूसरे टाइप का डेरिवेटिव, एब्सोल्यूट, दूसरे टाइप का मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, जो मैं बोल रहा था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इसके अंदर देखो कि भाई ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, यानी इंटरवल के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन ने कहां ली, फंक्शन ने इस इंटरवल के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू देखो, तो देखो ना तो x2 पे ली, ना x4 पे ली, ना x6 पे ली, सबसे बड़ी वैल्यू ली इस a पॉइंट पे, एंड पॉइंट के ऊपर, यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है। ये फंक्शन की
ग्लोबल मैक्सिमम है, पूरे इंटरवल पे सबसे बड़ी वैल्यू है। और सबसे छोटी वैल्यू देखो इस छोटे बी पे है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है यही मिलेगी, हो सकता है बीच में कहीं मिल जाए, इन पॉइंट्स पे मिल सकती है, पर मैंने ये दिखाया कि इन पे भी मिल सकती है। तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमेशा निकलेगा एक इंटरवल के ऊपर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछेगा तो एक इंटरवल जरूर देगा। अब वो करना बहुत आसान है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो चेक करना नहीं, मुझे तो ये बताना है सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है। तो क्या करो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, एक पॉइंट ए उठा लो और बी, इनके अंदर ये 2 पॉइंट और जोड़ लो, सारे पॉइंट्स को उठा के फंक्शन में पटक दो। जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पे सबसे छोटी वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मिनिमा। एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो सबसे आसान है। देखो इस फंक्शन का क्या पूछा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम इस इंटरवल पे, देखो 0 से लेके पाई तक के इंटरवल पे पूछा है। तो पहला काम तो वही है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्या आएगा, 2 sin x cos x, और cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, फैक्टर बनाएंगे, sin x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। इसको 0 के बराबर रखो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो या तो साइन एक्स को 0 के बराबर रखोगे या 2 cos x प्लस 1 को 0 के बराबर। क्या साइन एक्स 0 से लेके पाई के बीच में कभी 0 होगा? बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो इंटरवल के बीच में मिलते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसे तो x की वैल्यू 0 और पाई आएगी, पर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स में, इसको इग्नोर कर देंगे। cos x की वैल्यू -1/2 आएगी। cos x की वैल्यू -1/2 कहाँ होगी, 0 से पाई के इंटरवल, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट में नहीं होगी, सेकंड में। सेकंड का एंगल कैसे निकलता है, पाई में से घटा दो जहां पे 1/2 वैल्यू ली थी, 2π/3। एक क्रिटिकल पॉइंट आया। अब यहां लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं चेक करना, तुम्हारे पास एक ये क्रिटिकल पॉइंट आया, और भी कोई आ जाता 2 3 4, उसको उठाते और एंड पॉइंट को उठाते। एंड पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो 0 हो गया, एक पाई हो गया, उनके साथ एक 2π/3 और ले लो, बस ये पॉइंट उठा लिए, फंक्शन में बारी बारी से रख दो। एफ ऑफ 0 देखो कितना है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू आई 0, cos 0 होगा 1, -1 आई। फंक्शन की वैल्यू 2π/3 पे निकालो, तो ये हो जाएगा sin 2π/3 का होल स्क्वायर माइनस cos 2π/3। sin 2π/3 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दो, cos 2π/3 होगा 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई, 3/4 और प्लस का 1/2, 5/4 हो गया। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5/4, और फिर लास्ट पाई पे पाई रखा तो साइन पाई कितना होगा 0, cos पाई होगा -1, तो +1। अब इतना काम करना है। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आई, सबसे बड़ी वैल्यू आई 5/4, तो ये हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5/4 है, किसके ऊपर, 2π/3 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, किसके ऊपर, 0 के ऊपर। ये हमारा सवाल है एब्सोल्यूट। बस इतनी सी बात है, मेरे को उम्मीद है कि ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारे पास आता है क्या कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां से एक तुम्हारा पक्का एक केस स्टडी क्वेश्चन बनेगा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है हमें, ये देख लो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से तुम्हारा केस स्टडी ही क्वेश्चन आना है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से क्या आना है, केस स्टडी क्वेश्चन ही आना है। मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन क्या होती है, यहां पे तुम्हें कुछ बातें समझनी है, मैं समझा देता हूं। देखो, हमें वो कहेगा, एक प्रैक्टिकल फंक्शन देगा जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, एक फंक्शन देगा जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, काम वही है। और ये फंक्शन ना एक्चुअली में 2 वेरिएबल का मिलेगा तुम्हें। ये कितने वेरिएबल का मिलेगा तुम्हें, 2 वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अब 2 वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमम की, 2 वेरिएबल के फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मेरे को अभी नहीं निकालनी आती है। अब मैं क्या करूं, तो देखो उसने उसका काम खुद करके दिया, उसने मदद करी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, मैं और एक पहले मैं पूरी बात कंप्लीट कर लेता हूं।
मैं कह रहा हूँ कि वो हमें 2 वेरिएबल का फंक्शन देगा, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और 2 वेरिएबल का तो हमें आता नहीं डील करना। तो वो एक हमें कंडीशन देगा जिसका यूज करके हम उस फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे हम। देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लो मैंने कहा कि 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, मैंने वो 2 नंबर मान लिया एक्स वाई, मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मान लो इसको मैंने कुछ भी फंक्शन का नाम दे दिया, इसको मैंने एफ फंक्शन बोल दिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस शर्त पे? मैंने शर्त ये दे दी कि इन दोनों नंबर्स का सम 6 होना चाहिए, या मान लो 8 होना चाहिए। ये तुम्हें मैंने कंडीशन दे दी। अब मैंने क्या कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये कंडीशन तुम्हें मदद कर देगी। ये क्या कहेगी कि भाई यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी दूसरे वेरिएबल में, इसको उठाओ और इसमें रख दो, तो फंक्शन तुम्हारा क्या बन जाएगा? 8 इंटू 8 माइनस एक्स। अब देखो ये 1 वेरिएबल का फंक्शन बन गया। 64 माइनस, सॉरी 8 नहीं है बाहर, एक्स है, एक्स इंटू 8 माइनस एक्स। तो अब इस फंक्शन की को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते क्या तुम? ये तो अभी अभी तो किया है हमने, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका कितना आएगा? 8 माइनस 2x, इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। इसके ऊपर देख लो क्या फंक्शन की डबल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? -2 आएगा। 4 रखोगे तो इसके ऊपर फंक्शन क्या बन रहा है? नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो एफ होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसके अंदर रख दो 4 फंक्शन के अंदर, एफ ऑफ 4 निकाल दो, तो 4 इंटू 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आ गया 16। तो हमें एक फंक्शन मिलेगा और एक कंडीशन मिलेगी, बस ये पकड़नी है तुम्हें 2 बातें। और केस स्टडी के अंदर वो ये काम खुद से करके देगा तुम्हें। मैंने केस स्टडी उठाए हैं सारे के सारे, हमें केस स्टडी ही करने हैं। देखो तो केस स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला केस स्टडी देखो, ये केस स्टडी दिख रहा है तुम्हें सामने, बड़ा भयानक सा दिख रहा है पर इतना बुरा नहीं है, ठीक है। ये सीबीएसई 2023 में आया था, पीछे सीबीएसई 2023 का सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ द पिस्टन इंजन। जो थोड़ा कार वार में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कार बाइक्स में, उनको ये पता होगा पिस्टन क्या होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये पिस्टन्स होते हैं, ठीक है। एक इंजन के अंदर देखो ये होल दिख रहे हैं, इसके अंदर पिस्टन्स जाते हैं, है ना। और सिलेंड्रिकल ये हमारा क्या है? इंजन है। तो वो कह रहा है कि एक इंजन के अंदर जब पिस्टन गए तो उन्होंने जितना वॉल्यूम खींचा बाहर, उतने वॉल्यूम को खींचने को हम क्या कहते हैं? इंजन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन बोल रहा है, हमारे शायद काम ना भी आए। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। मैं कह रहा हूँ ना, पिस्टन हमारे इन सिलेंड्रिकल बोर में अंदर जाते हैं। ये ऐसे पिस्टन दिख रहे हैं तुम्हें, ये पिस्टन इस सिलेंडर में ऐसे जाते हैं, और ये जितना वॉल्यूम खींच के लेके आएंगे उसको हम क्या बोल देंगे? इंजन डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। हमारे काम नहीं आएगी ये सब बातें। द सिलेंडर बोर, सिलेंडर वर्ड ध्यान देना है बस। जो हमारा बोर है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। द सिलेंडर बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। वो सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, ओपन एट द टॉप। देखो ये दिख रहा है ना, ऊपर से खुला है, ऐसा बोर है। इज टू बी मेड फ्रॉम ए मेटल शीट ऑफ एरिया 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है जो ये सिलेंड्रिकल, जो ये बोर है, ये फिगर है, ऊपर से खुला है, ये कितनी मेटल शीट से बना है? 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से बना है। ये दिया है तुम्हें। सवाल देखो क्या कह रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r सेंटीमीटर, हाइट h है, तो कह रहा है देन राइट द वॉल्यूम v ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस r। कह रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम लिख के दिखाओ सिर्फ रेडियस के टर्म्स में। अब देखो, और दूसरा सवाल पढ़ो, फाइंड dv अपॉन dr और फाइंड द रेडियस व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यानी कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यही करना है। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम तुम्हें पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है।
अब मैंने कहा था कि फंक्शन 2 वेरिएबल का मिलेगा, ये भी 2 वेरिएबल का है, आर का और एच का। मुझे इसको एक वेरिएबल में रिड्यूस करना है, वो उसने खुद से कराया, इसीलिए केस स्टडी आसान होता है, वो इसने खुद से कराया। देखो कह रहे देन राइट द वॉल्यूम वी इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। वॉल्यूम को सिर्फ आर में लिख के दिखाओ, जैसे हमने हमारे फंक्शन को एक्स में लिख के दिखाया था। तो यहाँ पे एच नहीं दिखना चाहिए। अब उसके लिए एक शर्त उसको देनी थी, जैसा मैं बता रहा था, तो उसने शर्त दी भी है भाई, ये दी है। देखो कह रहा है मेटल शीट का एरिया कितना है, 75 है। अब जो तुम्हारा सिलेंडर है वो कैसा है, ऐसा सिलेंडर है, ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है। इसका ये जो इसकी शीट लगी है, इसका सरफेस एरिया दिया है, यानी कि क्योंकि इस पे जितनी शीट लगी है वो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया दिया है 75 पाई। अब सरफेस एरिया निकालना जरा, इसका कितना बनेगा। एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और एक नीचे नीचे का हो गया पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, 75 पाई हो गया कि नहीं हो गया। यहां से h की वैल्यू निकाल सकते हो। h कितना आएगा यहां से बताओ, पाई से डिवाइड करा दो, पाई से डिवाइड करा दो, 2RH प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो पहले हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालनी है। 2RH इज इक्वल टू 75 माइनस आर स्क्वायर, और h की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो h की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो v के अंदर, तो v क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, h की जगह क्या रख देंगे 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक आर से एक आर कट भी रहा है, और अगर मैं और अच्छे से लिखूँ तो पाई बाई 2, आर को अंदर ले जाओ, 75 आर माइनस आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया किसमें, रेडियस में। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर क्या कह रहा है, डीवी अपॉन डी आर निकालो, इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, वही करना है बस, इसको मैक्सिमाइज करा रहा है। तो पाई बाई 2, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 75 आर का हो जाएगा 75 माइनस का आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। ये दूसरा पार्ट हो गया, बस इतना ही बोला है। तीसरे पार्ट में क्या कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। रेडियस बताओ जब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसको 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। dv अपॉन डी आर को 0 के बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 3r स्क्वायर 0, यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 25, आर की वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ, -5 तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये वो रेडियस है, पर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमाइज तो करके दिखाओ। तो मैक्सिमाइज करने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव करो, वहां से देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। 75 का 0 ये हो जाएगा -6r, एट r इज इक्वल टू 5, 5 के ऊपर डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ 5 रख दोगे तो पाई बाई 2 -6 इंटू 5। वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम भी है, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, रेडियस 5 होनी चाहिए। ये तीसरे का जवाब हो गया। इसके और में एक और कह रहा है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h इज ग्रेटर देन r, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम जब होगा जब हाइट, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो कह रहा है कि हाइट जो है ना वो रेडियस से ज्यादा होगी। क्या ये बात सही है, तो हाइट निकाल के देख लो, पता लग जाएगी। ये रहा ना रिलेशन, देखो शुरू में निकाला था तुमने हाइट और रेडियस का। रेडियस कितनी निकाली तुमने, 5, यहां रखो 5, तो h कितना हो जाएगा 75 माइनस 25/10, ये हो जाएगा। r की वैल्यू 5 रख दी, तो ये कितना हो गया 50/10, ये 5 हो गया। तो हाइट भी 5 ही आ रही है, तो क्या r इज ग्रेटर देन, सॉरी क्या h इज ग्रेटर देन r है, नहीं। फोर्थ वाले का जवाब हो जाएगा नो, क्योंकि h और r दोनों बराबर आए हैं और दोनों 5 आए हैं। क्लियर, ये हो गया। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये भी 2023 में आया हुआ है, मुझे लगा प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, इससे अच्छा क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए वॉलीबॉल प्लेयर सर्व से बॉल विच टेक्स ए पैराबोलिक पाथ गिवन बाय द इक्वेशन। देखो ये वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं, तो जब सर्विस करते हैं वॉलीबॉल की, ये तो कोर्ट के अंदर से ही सर्विस कर रहा है ना, लाइक फाउल लेके जाएगा। तो यूं कह रहा है कि जब हम सर्विस करते हैं तो एक पैराबोलिक पाथ में जाता है, पैराबोलिक पाथ में ही जा रहा है, देखो है ना। और उस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें इस एच टी से, एच टी ये दिया हुआ है, वेयर एच टी, और एच टी बता क्या रहा है, एच टी इज द हाइट ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टी।
अगर तुम देखना चाह रहे हो कि यहाँ पे बॉल की कितनी हाइट थी तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, अगर टी की 1 सेकंड लगी तो यहाँ पे 1 रख दो तो हाइट पता लग जाएगी तुम्हें, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कह रहा है इज एच टी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जस्टिफाई। क्या एच टी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? देखो मैं अभी अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म करिए, ये एक पोलिनोमियल दिख रहा है, एच टी इज पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हमारे हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो कॉन्टिन्यूस एच टी हमारा पक्का कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि पोलिनोमियल अभी अभी तो किया है, फ्री का नंबर दे दिया ये तो। फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम, कह रहा है वो टाइम बताओ जब हाइट ऑफ द बॉल क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वैसे तो ये वो हो गया ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तुम्हें पता भी होगा पर मेरे को तो अब याद है नहीं। तो इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है मुझे, बस इतना ही तो काम करना है, इसका मैक्सिमा निकालना है। तो एच टी का मैक्सिमा कर देंगे, और क्या करना है हमें, कितना दिया हुआ है, -7/2t² प्लस 13/2t और प्लस का 1, ये है। तो यहाँ पे एच डैश टी करो, कितना हो जाएगा, -7t प्लस का 13/2, यही होगा बस, गड़बड़ तो नहीं लिखा, हाँ सही लिखा है। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालो कितना आएगा यहाँ से, -7t इज इक्वल टू -13/2, टी से टी कट जाए, माइनस माइनस कट जाएगा, टी हो जाएगा 13/14। इस पे ये आ रहा है मेरा, तो चेक करना पड़ेगा कि इस पे मैक्सिमम भी है कि नहीं है। एच डबल डैश टी निकालो, आएगा -7 एट टी इज इक्वल टू 13/4, 13/14। अगर मैं 13/14 पे निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो माइनस आती रहेगा, लेस देन 0 है, यानी कि हाइट मैक्सिमम है, एच टी इज मैक्सिमम, तो हाइट हमारी मैक्सिमम है। तो वो टाइम क्या हुआ, वो टाइम हुआ 13/14 सेकेंड। इतनी सेकंड पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी इस हमारी वॉलीबॉल की। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा था, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। जिन बच्चों के सिलेबस में केस स्टडी नहीं है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको भी ऐसे ही करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। बस एक कंडीशन मिलेगी, एक फंक्शन मिलेगा, उस कंडीशन को उठाओ, वहां रखो और उसको मैक्सिमाइज कर दो, बस इतना काम करना है। सीबीएसई वालों को ये थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया, या बच्चों को सरदर्द लगता है पर मेरे को ये बेनिफिट लगता है क्योंकि इससे आसान हो गया। अब सीयूईटी के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आए हुए हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी करा दिया, ये और देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सीयूईटी 2022 के 3 सवाल थे, एक मैंने करा दिया, 2 है, ये देख लेते हैं जल्दी से, फिर हमारा ये वन शॉट पूरा हो जाएगा। इफ एक्स इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। अब तुरंत तुम मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे, पर उसने तुम्हारे लिए एक गड़बड़ रखी है यहीं पे। देखो, अगर मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x - 8 आएगा, x की वैल्यू 4 आएगी। डबल डेरिवेटिव करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये 4 पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तुम्हें, 4 पे तो मैक्सिमा मिलेगा अगर मैक्सिमम मिनिमा देखोगे तो, यानी मैक्सिमम मिनिमा यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो इसका हमेशा कंप्लीट स्क्वायर कर देना। जब भी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो कंप्लीट स्क्वायर कर देना। इसका कंप्लीट स्क्वायर करो, x² - 8x, 8 - 8 का हाफ करोगे तो 4 आएगा, तो स्क्वायर करोगे तो 16, 16 जोड़ दो, 16 घटा दो, पहले 3 तो कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, x - 4 का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 1, ये है। ऐसा करने से होगा क्या कंप्लीट स्क्वायर का, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक स्क्वायर होता है, मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था, एक नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। अगर इसके अंदर तुम 1 जोड़ दोगे तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। यही तो तुम्हारा fx है, यानी कि जो हमारा fx है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहेगी हमेशा, और 1 या 1 से बड़ी रहेगी तो मिनिमम क्या हो गई, मिनिमम हो गई 1। ऐसे करना है। मैक्सिमम मिनिमा से क्या निकल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग x यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट इज गिवन बाय। रेवेन्यू क्या होता है, एक मतलब टोटल हमने पैसा कितना जनरेट किया है।
एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर कितना भी हो सकता है। एक बिजनेस के अंदर जितना पैसा बन के आया, मतलब प्रॉफिट नहीं, जितना पैसा बना उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू दिया हुआ है ये। तो कह रहा है व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू इन सेलिंग 20 सच यूनिट्स। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। टोटल रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स, यानी कि dr/dt। टोटल रेवेन्यू का यूनिट्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। तो ये डेरिवेटिव कितना आएगा? देखो 8x + 10 आएगा। किस पे पूछा है? एट, जब हम 20 आइटम बेचेंगे तो 20 आइटम रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 170। 170 कितना? 170 रुपये आएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसी के साथ मेरा वन शॉट वीडियो पूरा होता है और मेरे को उम्मीद है बड़ा मज़ेदार वीडियो लगा होगा, मुझे भी बड़ा मज़ेदार लगा होगा। इसी के साथ आई एम मयंक सैनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।